हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बेटा, अब हमने जो जर्नी स्टार्ट की पॉपुलेशन इन इंडिया उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया। हमने पॉपुलेशन के थियरीज़ को स्टडी किया। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे दैट इज़ बर्थ रेट वो हाई क्यों है, उसके कॉजेज़ देखे। डेथ रेट लो क्यों हो रहा है इंडिया में, उसके भी हमने रीजंस डिस्कस किए। फिर हमने देखा क्योंकि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है, तो इसका डिफरेंस को हमने क्या कहा बच्चों, सर्वाइवल रेट। अब ये सर्वाइवल रेट इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या देखा हमने, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस गवर्नमेंट मेजर्स भी हमने डिस्कस किए। अब जाते जाते जर्नी में हमने देखा कि पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो जितना एजुकेटेड, अवेयर और स्किल्ड और मोटिवेटेड, हेल्दी रहेगा, उतनी हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये हमने चैप्टर तो पूरी तरह से समझ लिया, यानी हमने थियोरेटिकली ऑल कंसेप्ट्स, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अब जाते जाते इस जर्नी को हम पूरी तरह से फिनिशिंग टच देंगे विथ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें समझना है। तो चलो आज हम फाइनल पार्ट में सीख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ 6th चैप्टर, जो हमें आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ऑन पेज नंबर 42 पे। अब 42 पेज जो है, आप भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक वीडियो को पॉज करके आप भी अपना टेक्स्ट बुक खोलो और पेज नंबर 42 पे फोकस करो, और जैसे जैसे मैं सिखाती जा रही हूँ आप भी वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव को समझते जाओ। आंसर्स को समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, तो चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत इजी है क्योंकि हमने हर थियरी को इतना अच्छी तरह से समझा है कि ऑब्जेक्टिव्स जैसे ही मैं आपको पढ़ूंगी, देखना उसका जवाब आपके माइंड में मेरे से पहले ही आ जाएगा। तो चलो वन बाय वन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है और इसमें तो यू नो दैट फुल मार्क्स हम अचीव करते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो पहला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 42 पे है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आप चूज़ करो कि उस सेंटेंस से रिलेटेड कौन से ऑप्शंस सही हैं, वो आपको चुनने हैं। तो जैसे पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट, स्टेजेस ऑफ थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 थियरीज देखे थे, और उस 2 थियरीज में एक था माल्थुसियन थियरी और दूसरा था थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमने देखा था कि ये थियरी जो है वो हम 3 स्टेजेस में कवर करते हैं। ये थियरी हम 3 स्टेजेस में कवर करते हैं। पहला स्टेज ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, ठीक है। उस समय हमने देखा ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो नहीं थी, मेडिकल जो हमारी एडवांसमेंट थी वो बहुत कम थी, इसके लिए बर्थ रेट भी हाई था क्योंकि एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं था। तो लो लिटरेसी रेट की वजह से बर्थ रेट भी है, लेकिन डेथ रेट भी हाई था क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल। तो हमने देखा कि हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, ये देखा। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी में ट्रांजिशन फेज़ बदला, फिर बर्थ रेट तो हाई था लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगा, जिस फेज़ में आजकल सब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और हमने थर्ड फेज़ भी डिस्कस किया। थर्ड फेज़ में बर्थ रेट जो है वो भी लो और डेथ रेट भी लो। चलो ये तीनों फेजेस हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया, अब देख लेते हैं आपके बुक में क्या है। तो देखो थियरीज भी याद आ गई और थोड़ा रिवाइज कर लिया, अब देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। तो स्टेजेस ऑफ थियरीज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये पहला फेज था, करेक्ट है। बी
हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये सेकेंड फेज है, करेक्ट। थर्ड, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये थर्ड फेज है, करेक्ट। फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये नहीं था फेज। तो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन में हमने 3 थियरीज पढ़े थे, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था। तो अभी ऑप्शन में ढूंढो ए बी सी कहाँ है। तो पहला है ए और बी, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है ए एंड सी, वो भी नहीं। तीसरा है ए बी एंड सी, करेक्ट आंसर मिल गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए बी एंड सी। तो आप क्या करो, आपके सामने बुक खुला हुआ है, आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके अपने हाथ में पेन पेंसिल ले लो और इस थर्ड ऑप्शन को टिक कर दो। आपने देखा ए ऑप्शन भी सही था, बी ऑप्शन भी सही था, सी ऑप्शन भी सही था, बस सी ऑप्शन को आप थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ए बी एंड सी। चौथा है ए बी सी एंड डी, नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है। ओके बच्चों, तो देखो हमने रिवाइज भी कर लिया और आसानी से जवाब दे दिया। शुरू में हमने समझ लिया ना, तो देखो बाद में जब आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे तो बहुत जल्दी इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी बुक में आगे बढ़ो और नीचे आप भी बुक की तरफ देखो, मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ। सेकंड है इनकरेक्ट रीज़न फॉर पॉपुलेशन, ध्यान देना, इनकरेक्ट यानी जो सही नहीं है, रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसके लिए ऐसा कौन सा रीज़न है जो गलत है, इनकरेक्ट है, गलत है, सही नहीं है। चलो देखते हैं। पहला हमने कहा इलिटरेसी। अब देखो हमने तो देखा था बर्थ रेट हाई हो रहा है, उसका पहला रूट कॉज मैंने पहला पॉइंट ही लिखा था इलिटरेसी, तो ये तो है, ये सही है। दूसरा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, क्योंकि हम मैरिज को एक सोशल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन करके कंसिडर करते हैं, इसके लिए हाई बर्थ रेट हमें फाइंड होता है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी सही था, बर्थ रेट हाई था क्योंकि जॉइंट फैमिली की वजह से पेरेंट्स को बच्चे बर्डन नहीं लगते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे जो है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द पेरेंट्स। तो इसके लिए जॉइंट फैमिली में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, बच्चे ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ है अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल अपलिफ्ट हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, ये सही रीज़न नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल अपलिफ्ट होने की वजह से बच्चे ज़्यादा होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत है। यानी डी पॉइंट इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखो चुन लिया ना हमने, तो डी पॉइंट को आप साइड में टिक करेंगे, यानी डी पॉइंट ही हमारा गलत है। तो चलो अभी हम ऑप्शंस में चुन लेते हैं, तो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो पहला उन्होंने कहा ए और बी ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, ए और बी तो सही थे। फिर उन्होंने कहा सी एंड डी, सी सही था लेकिन डी गलत था, तो ये भी नहीं हो सकता। ए बी एंड सी, नहीं, वो तो तीनों सही थे। चौथा है डी, ये सही है क्योंकि डी ऑप्शन ही हमारे लिए इनकरेक्ट रीज़न था, यानी वो ऑप्शन सही नहीं था। बाकी ए बी सी तीनों सही ऑप्शन थे, सिर्फ डी हमने जो कहा वो आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सही ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन फोर्थ वन दैट इज़ डी, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो उसको थोड़ा टिक कर दो। हो गया बच्चों, हो गया इजी। बढ़ते हैं आगे। थर्ड, रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक यानी टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए कौन से रेमेडीज़ यानी उपाय एक्सेप्ट किए, अडॉप्ट किए। पहला, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया क्योंकि हमने देखा जब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे तो उस समय हमने 3 अप्रोचेस, 3 रेमेडीज़ को हमने फॉलोअप किया।
इकोनॉमिक रेमेडीज़ को लिया, सोशल रेमेडीज़ को लिया, और नेशनल लेवल पे हमने पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को भी अडॉप्ट किया। तो ये हमने अलग अलग मेथड्स और रेमेडीज़ लिया। मेन मोटिव क्या था? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, अच्छा, तो सवाल भी यही है, रेमेडीज अंडरटेकन यानी फॉलोड टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम किया जाए। तो पहला है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार दो, अब उनको इनकम मिलेगी तो पॉवर्टी कम होगी, तो बट नेचुरल दे विल मेक देयर चिल्ड्रेन अवेयर अबाउट द न्यू एजुकेशन सिस्टम, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो तकलीफ़ें हमने फेस की है अब आगे चल के हमारे बच्चे फेस नहीं करेंगे, तो इसके लिए वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब बच्चे अच्छी एजुकेशन पा लेंगे तो जॉब भी उनको अच्छा मिलेगा, बट नेचुरल उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो बर्थ रेट कम हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक मेजर हमने पढ़ा था। सेकंड, टू इम्प्रूव द वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मेजर हमने देखा था, ये भी सही है। थर्ड, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यस, ये 2000 में हमने पास किया, तो ये भी सही है। फोर्थ है डिसास्टर मैनेजमेंट, नहीं, डिसास्टर मैनेजमेंट जो था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का एक रेमेडी नहीं था, तो डिसास्टर मैनेजमेंट जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था। तो चलो अभी ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन में पहला उसने कहा डी, नहीं। दूसरा कहा सेकंड है ए और सी, नहीं। तीसरा कहा सी एंड डी, नहीं। फोर्थ है ए बी एंड सी, यस, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, सिर्फ डी गलत था, तो ए बी सी इज़ द राइट ऑप्शन। मिल गया, हमें टिक कर दिया। अच्छा, अब जो चौथा आपको दिया गया है वो थोड़ा आपको मैच द फॉलोइंग, जैसे हम कैसे करते थे जोड़ियाँ मिलाओ, मैच द फॉलोइंग, वैसे आपको दिया हुआ है। तो भी क्या हुआ, बहुत आसान है। देखो, हम मैच द फॉलोइंग की तरह हम पढ़ेंगे और उसके सामने जो उसका जोड़ी होगा, करेक्ट रिलेशन होगा, उसको ढूंढ लेंगे। कैसे? देखो, फर्स्ट उसने कहा है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब हमें मालूम है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हमने डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, 1921। ये एक ऐसा ईयर था जिसमें पॉपुलेशन वी फाउंड कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाज डिक्रीजिंग, हमारी पॉपुलेशन कम हो गई थी। अब पॉपुलेशन कम होने के पीछे हमने देखा बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन पॉपुलेशन कम हुआ तो इसके लिए हमने इसको क्या कहा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उसके बाद जितने भी ईयर हमने देखे 1931 ऑनवर्ड्स, हर एक डिकेड में पॉपुलेशन वाज गो ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन इस 1921 में पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट वाज डिक्रीजिंग, फॉलिंग, कम हुई। तो 1921 क्या है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अच्छा, सेकंड है, अच्छा, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आप देखो बी ग्रुप में सामने, अभी आपके हाथ में बुक है, आप बुक में थोड़ा ध्यान दो। आप बुक में ध्यान दोगे तो सामने आपको बी ग्रुप में जो सेकंड है बी, सामने 1921 मिल जाएगा, उसके साथ उसकी जोड़ी मिला दो या उसके सामने लिख दो 1, यानी 1 का हमने किससे जोड़ दिया, बी के साथ, 1 का बी के साथ। अच्छा, सेकंड है ए जे कोल एंड ई एम हुअर। ए जे कोल और ई एम हुअर ही वो पर्सन है जिन्होंने हमें सिखाया था थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो बहुत पॉपुलर भी है, और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि 3 फेजेस में हमें 3 स्टेजेस में हमें थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं। पहला हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, फिर सेकेंड स्टेज हाई बर्थ रेट लेकिन डेथ रेट लो, और तीसरा बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो। ओके बच्चों, तो ए जे कोल एंड ई एम हुअर इन्होंने हमें क्या सिखाया, बी ग्रुप की तरफ आप जाओ तो आपको सी जो मिलेगा, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, इन्होंने ही तो सिखाया हमें, मिल गया।
तो हमने जो हमारा सेकंड पार्ट था उसको सी पार्ट से मिला लिया, जोड़ियाँ मिल गई। ओके, ढूंढ लिया। अच्छा, थर्ड क्या कहता है? सोशल रिफॉर्म, यानी हमें सामाजिक बदलाव लाने हैं। तो वो सोशल रिफॉर्म हमने डेथ रेट में कवर किया था। वो सोशल रिफॉर्म जो है, जो हम देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में जब एक सामाजिक बदलाव आता है तो एजुकेशन को हम ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, वुमेन का स्टेटस हम बढ़ा देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने लगती हैं। तो हमारे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स, बदलाव जो हैं वो इस तरह से हमारे बर्थ रेट को भी कम होने में हेल्प करते हैं और डेथ रेट को भी रिड्यूस करते हैं। तो हमारा जो थर्ड है दैट इज़ सोशल रिफॉर्म, वो आप बी ग्रुप में जाओगे तो सामने डी आपको मिलेगा, दैट इज़ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। यानी हमारे सामाजिक जो NGOs हैं वो हमें मदद करते हैं एजुकेशन को स्प्रेड करने में। तो वो रूरल एरियाज़ को भी मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि आप भी आ जाओ, क्योंकि फ्री और कंपलसरी आपको स्कूलिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो बट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, पॉवर्टी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सोशल रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी बदलाव। ओके, अच्छा, चौथा है आपका मैच द फॉलोइंग, वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 में आप देखोगे तो यहाँ दिया है ए पार्ट, स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045। याद है हमने पढ़ा था कि इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम और ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने पॉपुलेशन को आने वाले 2045 तक स्टेबल कर देना है। यानी हमें अपना बर्थ रेट भी रिड्यूस करना है और डेथ रेट को भी रिड्यूस करना है, यानी स्टेबिलिटी करनी है। तो देखो हमने जोड़ियाँ कैसे मिलाई। हमने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को 1 को बी से कनेक्ट किया 1921 से। सेकंड जो है AJ कोल एंड EM हुवर को हमने सी पार्ट डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन से कनेक्ट किया। थर्ड जो है हमने सोशल रिफॉर्म को स्प्रेड ऑफ एजुकेशन डी से कनेक्ट किया। फोर्थ जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको ए पार्ट से कनेक्ट किया, दैट इज़ द स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045। तो बस नीचे हमें ऑप्शन ढूंढना है कि 1 मतलब बी, सेकंड यानी सी, थर्ड यानी डी और फोर्थ यानी ए। तो चलो ढूंढ लेते हैं। पहला आपको बोल रहा है 1 का डी के साथ, तो पहला ही गलत हो गया, तो मैंने 1 को आगे बढ़ा ही नहीं। सेकंड देखो, सेकंड जो ऑप्शन है फर्स्ट का बी, चलो फर्स्ट का बी है मतलब यहाँ से शुरुआत बराबर हो रही है। सेकंड का सी, हाँ बराबर, सेकंड का सी ओके हो गया। थर्ड का डी ये भी बराबर है। फोर्थ का ए, यस ये भी बराबर है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो हमें सेकंड ऑप्शन पे ही बराबर आंसर मिल गया। बाकी आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो वो उनके सही मैचअप्स नहीं हैं। ओके बच्चों, तो आपको देखो थियरी पता है, हमने कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा है, तो सिर्फ आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे उनका सही आंसर ढूंढने में। आपको किसी के से पूछने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका जवाब बता मुझे, उंगलियां घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैचअप्स पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमने थियरी समझ लिया, आपने समझ लिया तो खुद ब खुद आपने जवाब दे दिया और फुल मार्क्स भी आपने हमसे ले लिया। बस यही चाहिए मुझे कि आप बस इकोनॉमिक्स को बहुत इजी तरह से समझो और फुल मार्क्स कवर करो, बिकॉज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। तो देखो हमने 4 पॉइंट्स जो क्वेश्चन थे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया। ओके बच्चों, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बोर्ड पे भी दिया है। चलो 1 बाय 1 जो है हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अभी फर्स्ट हमने दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि गिव द इकोनॉमिक टर्म। अब जब हम कहते हैं गिव द इकोनॉमिक टर्म, तो ये आपको एक टर्म बताना है बाय रीडिंग द सेंटेंस। आप सेंटेंस पढ़ो, फिर आप जज करो कि हम किसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं।
यानी वो जो सेंटेंस है वो पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, तो बच्चों क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। याद है हमने डेफिनेशन किया था, जब हमारी पॉपुलेशन हमारे देश के ग्रोथ से भी ज़्यादा फास्टर हो तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखो आपका सेंटेंस भी वही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बस हम जवाब लिखेंगे इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखो हमने सेंटेंस पढ़ा और इस सेंटेंस का बराबर जवाब भी दे दिया। आपका एक वर्ड आपको एक मार्क दिलाएगा, फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जब आपकी पॉपुलेशन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी फास्ट बढ़ती है तो क्या कहते हैं उसको बच्चों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके फ्रेंड्स, हो गया, डन। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सर्वाइवल रेट। क्या कहते हैं उसे, सर्वाइवल रेट। क्योंकि सर्वाइवल रेट का याद है फॉर्मूला, मैंने क्या कहा, सर्वाइवल रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट BR माइनस DR। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दिखाया था। सर्वाइवल रेट यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। उसने सवाल भी आपसे यही पूछा कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो क्या कहोगे बच्चों, सर्वाइवल रेट। आपको सक्सेस मिल गई, 1 मार्क भी मिल गई। कितना आसान है, आसानी से आप फुल मार्क्स कवर कर सकते हो। थर्ड, बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन। अब जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो इसमें जो हमेशा हम कंपैरिजन है वो करते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन जितनी है और उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन when there is a balance between natural resources, जितने हमारे पास natural resources हैं उतनी ही हमारे पास क्या है बच्चों, population। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे 3 कंसेप्ट्स होते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में पर्पल कलर के कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के भी आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, वहीं से ही ये थॉट दिया गया है। अब क्या होता है जब हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं लेकिन पॉपुलेशन कम है। व्हेन द नेचुरल रिसोर्स आर एक्सेस अवेलेबल एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, तो इसमें हम क्या कहते हैं, अंडर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा है तो वो अंडर पॉपुलेशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पॉपुलेशन ज़्यादा लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम, तो क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में दिखाई देता है ओवर पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो व्हेन पॉपुलेशन इज मोर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो वो ओवर पॉपुलेशन है। लेकिन जब आपका बैलेंस होता है बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ओके बेटा। नाउ फोर्थ आपको दिया है प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952। याद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में चालू हुई और 1951 में जब हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान चालू हुई तो उसमें हमने पहला प्रोग्राम कौन सा चालू किया, टू कंट्रोल द बर्थ रेट, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो हमारा 1952 में स्टार्ट हुआ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो ये हमने पढ़ा था और इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्लानिंग की जगह वेलफेयर किया कब, 1979 में। यही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उसको थोड़ा रिवाइज किया, उसको बना दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो जो हमको ईयर मिला है 1952 तो हमने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और अगर कहता था 1979 तो हम कहते थे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। समझ में आ गया, इजी है। ओके
तो ये भी हमारा हो गया। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने एक एक करके सेंटेंस पढ़ा और जो जवाब था हमने ऐसे ब्लैंक में लिखा। तो फुल 1 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू यू, इट विल बी गिवन फुल मार्क्स। ओके बच्चों, बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट विथ द गिवन इलस्ट्रेशन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है 2 मार्क्स के लिए। ये जो सब ऑब्जेक्टिव थे ये थे फॉर 1 मार्क के लिए, लेकिन अभी ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये आपको करना है फॉर 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क के लिए। 2 मार्क कैसे? उसने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। पहले आप कंसेप्ट को पहचानो। आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया जाएगा और उस छोटे से एग्जाम्पल में आप पहचानो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट यू राइट एनीथिंग अबाउट दैट कंसेप्ट। आप उस कंसेप्ट को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो बस। तो 1 लाइन 1 मार्क आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को पहचानने के लिए दी जाएगी और 2nd मार्क्स उस कंसेप्ट के बारे में लिखने के लिए दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो जैसे फर्स्ट दिया गया है देयर वर 40 बर्थ्स पर 1000 इन कंट्री ए। पहला आपका दिया गया है, दैट इज ऑन पेज नंबर 42। देयर वर 40 बर्थ्स पर 1000 इन कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर, यानी 1000 के पीछे 40 बर्थ हो रही हैं। 1000 के पीछे 40 बर्थ हो रही हैं, यानी कंट्री ए में। तो आप बताओ जब हम 1000 के पीछे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप उसको क्या कहते थे? बर्थ रेट। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? उसने क्या कहा? देयर वर 40 बर्थ हुआ है पर 1000 इन कंट्री ए। किसी कंट्री ए में 1000 के पीछे 40 बच्चे पैदा हुए हैं और उसको हम क्या कहेंगे? सिंपली हम उसे कहेंगे बर्थ रेट। तो जैसे ही हमने कहा बर्थ रेट, आपकी 1 मार्क आपको दे दी गई, हो गया 1 मार्क। अब 2nd लाइन पे आपको लिखना है बर्थ रेट के बारे में। आप अभी कुछ भी लिखो। अब समझो किसी बच्चे ने लिखा डेफिनेशन कि बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, तो भी आपको 1 मार्क राइट। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बर्थ रेट इन इंडिया वॉज 20.98%, तो भी आप राइट हो। आपने बर्थ रेट के बारे में ही कुछ लिखा, तो बस आपने जो भी लिखा यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब बर्थ रेट के बारे में आप जो लिखोगे वी विल प्रोवाइड मार्क्स ऑन दैट। ओके बच्चों, तो बस आपको कोई कंसेप्ट जिसके बारे में दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिकग्नाइज करो, उसे पहचानो और लिखो। उसके बारे में आपको जो आता है वो लिखो सिंप्लीफाई करके। ओके। 2nd है इन मुंबई सिटी public transport service is largely affected due to the growing population। मुंबई सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत अफेक्टेड होती है, हर जगह ट्रैफिक जैम, बराबर। ये मुंबई सिटी में हैवी ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्ट भी अफेक्टेड होती है। हर जगह ट्रांसपोर्ट जैम होता है, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमने कंसेप्ट पहचान लिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी ओवर क्राउडेड हो रही है। तो ओवर पॉपुलेशन लिखा तो भी राइट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा तो भी राइट। जो आपको इजी लगे आप लिखो,
बोथ कंसेप्ट्स आर राइट। आपने ओवर पॉपुलेशन लिखा तो भी राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उतनी जो है अवेलेबल नहीं है जितनी पॉपुलेशन है, इसके लिए भी ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड, क्यों? ड्यू टू ग्रोइंग, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो उसको आप क्या कहोगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की आप डेफिनेशन दे दो, और पॉपुलेशन डेफिनेशन हमने किया है कि व्हेन the growth of population is faster than the economic growth and development of a country is known as population explosion। ओके बच्चों, तो बस 2 मार्क्स आपकी रेडी। अब देखो उसमें थर्ड जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसको भी आप रीड करो और पहचानो वो किसकी बात कर रहा है। तो इन कंट्री बी देयर आर 15 डेथ्स, किसी कंट्री बी में 15 डेथ्स हुई हैं टेकिंग प्लेस पर 1000 ड्यूरिंग अ ईयर, यानी किसी कंट्री बी में 1000 के पीछे 15 लोगों की डेथ हो गई। अब देखो मेरे से पहले आपको जवाब आ गया, क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है डेथ रेट। आपने डेथ रेट बोल दिया, यानी आप बिल्कुल सही हो, आपने मेरे से 1 मार्क ले लिया। ओके, अब इस 1 मार्क का तो आपको जवाब आ गया, बाकी 1 मार्क के लिए आपको डेथ रेट के बारे में जो आता है वो लिख लो। अब आप में से किसी बच्चे ने बोल दिया मेरे साथ साथ पहले ही बोल दिया कि मैम डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स डाई पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, तो भी आप राइट हो। या समझो किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मैम अकॉर्डिंग टू 2011 डेथ रेट इन इंडिया वाज 7.48%, तो भी आप राइट हो भाई। यानी आप कुछ भी लिखो, आप पहले कंसेप्ट पहचानो 1 मार्क, कंसेप्ट के बारे में लिखो तो भी 1 मार्क, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में गई। तो आपको कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में उन्होंने दिया और उसमें से आपसे पूछा आप पहचानो कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने बता दिया और उसके बारे में एक सेंटेंस लिखो, बस सिंपल जॉब। 4th वन कि देयर फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ 1 चाइल्ड पर फैमिली। क्या कहा? फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम China had adopted the policy of 1 child per family। तो ये क्या हो गया? कुछ टाइम के लिए चाइना ने ऐसा एडॉप्ट किया कि एक फैमिली में एक ही बच्चा रहेगा, तो ये हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन पॉलिसी। तो हम क्या कहेंगे? चाइनाज पॉपुलेशन पॉलिसी। जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे उन्होंने भी फॉलो किया, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया ने भी पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। अब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो भी करना है, डेवलप भी करना है, तो और प्लस उनकी जो हेल्दी लाइफ है उन्हें भी मेंटेन करना है, तो इसके लिए हमने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया। अब जैसे हमने किया, हम तो 2nd रैंक पे हैं, चाइना तो 1st रैंक में है पॉपुलेशन, तो बट नेचुरल चाइना ने भी क्या किया? उन्होंने भी अपने देश में 1 चाइल्ड पर फैमिली का पॉपुलेशन पॉलिसी बना लिया, तो हमने लिखा चाइनाज पॉपुलेशन पॉलिसी। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? सिंपल, एवरी कंट्री हैज़ टू प्रिपेयर पॉपुलेशन पॉलिसी। किसके लिए? टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हर कंट्री चाहती है कि वो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करे ताकि वो इजीली ग्रो कर सके, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस पॉलिसी इज़ प्रिपेयर्ड बाय चाइना टू कंट्रोल बर्थ रेट इन द चाइना कंट्री। उसने चाहा कि मैं चाइना कंट्री में अपनी पॉपुलेशन को कम करूं, इसके लिए उसने पॉपुलेशन पॉलिसी बना लिया। तो आप कुछ भी लिखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। समझो किसी बच्चे ने लिखा दिस इज द पॉपुलेशन पॉलिसी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय चाइना टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो भी आप राइट हो। या सपोज किसी बच्चे ने लिखा एवरी कंट्री इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल बर्थ रेट इन देयर कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो भी आप राइट हो।
जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो था ना इजी, हमने कर लिया। तो ये थे आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हमने कवर कर लिए। ओके, तो इस तरह से हमने डिफरेंट इसको हमने कवर कर दिया कि किस तरह से। अच्छा, इस पॉइंट को हम एक और पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने यहाँ पे देखा सेकंड कॉन्सेप्ट में कि इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज़ लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब जैसे किसी ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा, अच्छा यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ हम लोग कहें कि व्यूअर्स का, राइटर्स का ऐसा भी कहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन मुंबई में हद से ज़्यादा है। जैसे हमने कहा ओवर पॉपुलेशन, या कोई कोई क्या फॉलो करता है यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ वेरी हाई इन मुंबई। मुंबई में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये मोस्टली आपने 9th 10th की ज्योग्राफी में मोस्टली एज, क्लाइमेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपने पढ़ा है ना। उसी को ही थोड़ा पॉलिश करके हम बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ लोग पसंद करते हैं कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी आप ले सकते हो, तो उसको भी एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। जब हम हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ये क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पीपल लिव। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल स्टे इन द पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं मुंबई में तो इट इज़ वेरी हाई। अच्छा, जब हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो 2011 के 11 के सेंसस के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इकोनॉमी में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी लगभग हमने देखा था 382 इन पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 इन पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोगों का रहना यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। तो देखो, आप जैसे भी जवाब दोगे इट इज़ टोटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा, आपने ओवर पॉपुलेशन कहा, लेकिन ओवर पॉपुलेशन में क्या रहता है, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा लेकिन रिसोर्सेज कम। तो यहाँ पे कभी कभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज हो जाती है, ये भी हमें दिखाई देता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे, तो भी आप राइट हो। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखा, बहुत जगह अलग अलग जो थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं उसको दिए गए। ओके बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, आप अपने नॉलेज को अपने वे में ऐड कर सकते हो और यहाँ पे फुल फ्रीडम है। आप आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट और उसे हमें एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई है, राइट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा, अब ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने 1 बाय 1 करके क्लियर किए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है जो आपको दिए गए हैं, स्टेट विथ रीज़न वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो है ये सेम हमारे वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको थोड़ा अलग अंदाज में पूछा गया है। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है जो मैंने अपने वेबसाइट पे नोट्स में आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। बट लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इंडिया जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो यस, इंडिया जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो हो रहा है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में काफ़ी डिफरेंस हो रहा है, इसके लिए जो हम देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा फेस हो रहा है। या डेथ रेट इज़ फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया। क्या डेथ रेट जो है वो हमारे इंडिया में रैपिडली यानी फास्ट जो है वो नीचे आ रहा है। यस, एग्री,
क्योंकि मेडिकल साइंस, मेडिकल जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से हम डेथ रेट को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैटरनिटी रेट हो, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट हो, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, या सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू हो, या हम बेटर क्वालिटी ऑफ फूड के थ्रू हम कहें, हमने काफ़ी डेथ रेट को फास्ट कंट्रोल किया हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे इकोनॉमी में हमने कोविड-19 का प्रॉब्लम देखा, लेकिन हमने इतनी अवेयरनेस फैलाई, इतना हमारा मेडिकल स्टाफ जो था वो डेडिकेटेड और इतना एक्सपीरियंस्ड था, इतना टैलेंटेड था कि उन्होंने हमारे डेथ रेट को बहुत कंट्रोल किया। नहीं तो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, लेकिन हमारा जो मेडिकल सिस्टम था वो यूके यूएसए की तरह इतना हाईली एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमने अपने इकोनॉमी के डेथ रेट को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। तो यस, इट इज़ डिक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो हमने कहा, ये भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जितना आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज उतनी ही पॉपुलेशन, तो बैलेंस हो रहा है ना, तो वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगी। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, 5th पार्ट में, कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमने कहा हमारे सब रिसोर्सेज में से पावरफुल रिसोर्सेज कौन सा है, दैट इज़ ह्यूमन। क्योंकि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पहला रिसोर्स कौन सा, मैन, फिर मनी, फिर मटीरियल, फिर मशीनरी, फिर मेथड, फिर मार्केट। पहला तो मैन, तो वो तो हमारे लिए पावरफुल होगा ही होगा, क्योंकि लेबर के बगैर, मैन के बगैर बाकी सब रिसोर्सेज जो हैं वो यूजलेस हैं। देन बर्थ रेट जो है, इट इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इनकम लेवल बढ़ेगा, तो बर्थ रेट विल स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली इट विल कम डाउन। तो ये एग्री एंड डिसएग्री आप इस अंदाज से दे सकते हो। ओके, यानी जवाब देना है यस एंड नो, और उसको जस्टिफाई करना है, जो ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माय वेबसाइट। अब बाकी आता है जो हमारे इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपको सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए यस बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है। ओके, अब इस टेबल में हमको पॉपुलेशन दिया गया है 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 कंटिन्यूसली, बराबर। अब ये हमें दिया गया है। अब उसमें उन्होंने क्या पूछा है, आपके पास 2 ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, देखो ये टेबल आपके सामने 4 मार्क के लिए आएगी। नंबर 1 पहला होगा, वो आपसे पूछेंगे कि फाइंड द क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। अब जब ये क्वार्टाइल की बात आई है तो एक्चुअली तो हमारा 3rd चैप्टर भी है, क्योंकि उसमें हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल जो है वो करने वाले हैं। लेकिन वही सेम डेटा जो है, जो ऑलरेडी आपने 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स में की है, यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपली, जब हम वो टेबल के फॉर्म में देते हैं, बहुत सिंपल देते हैं, बहुत सिंपल। उन्होंने डायरेक्टली आपको ये टेबल दिया। अब इस टेबल में आप देख रहे हो डिस्क्रीट डेटा है, यानी सिंगल वैल्यू डेटा दी गई है। अब उसमें वो पहला क्वेश्चन ये कि वो आपको बोल रहे हैं, या तो बोलेंगे क्वार्टाइल 1 फाइंड करो, या क्वार्टाइल 3, कोई भी एक देंगे 2 मार्क के लिए, या क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 3, या उन्होंने 4 मार्क के लिए दे दिया, फाइंड द क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। 4 मार्क के लिए देखो 2 क्वार्टाइल कितना आसान है, विद इन अ फ्यू सेकेंड आप कर सकते हो। और वो कैसे होगा, बहुत आसान। सबसे पहला तो पहले आपको फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। जब हम बात करते हैं क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी उस डेटा के हम 4 पार्ट्स करते हैं, 4 पार्ट्स करते हैं। अब जब क्वार्टाइल 1 है तो क्वार्टाइल 1 में हम जब डिस्क्रीट डेटा में हम बात करते हैं, डिस्क्रीट डेटा यानी सिंगल डेटा, ये ग्रुप्ड डेटा नहीं है, ये सिंगल डेटा है। तो सिंगल डेटा में हम फार्मूला यूज़ करते हैं n+1 अपॉन 4। क्वार्टाइल 1 में n+1 अपॉन 4। और अगर ये 3rd क्वार्टाइल है तो 3rd क्वार्टाइल में हम क्या करते हैं, ये पूरा फार्मूला सेम, लेकिन क्योंकि ये 3rd क्वार्टाइल है
यानी हमें 75th पोजीशन पे पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, n के आगे लगा देते हैं 3, यानी पूरी फार्मूला सेम n+1/4, लेकिन n+1 को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3 से, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो हमें क्या करना है, n+1/4 बराबर। थर्ड क्वार्टाइल है तो फार्मूला क्या है बच्चों, मेरे साथ रिपीट करो, 3 ब्रैकेट में n+1/4 क्वार्टाइल होगा। तो देखो अभी ये फार्मूला याद हो गई, तो देखो 1 सेकंड के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखो क्वार्टाइल 1, अब क्वार्टाइल 1 में मैं बात कर रही हूँ, n यानी नंबर ऑफ, आप देखो नंबर कितने हैं, कितना ईयर का हमको डेटा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n कितना हो गया, 7 + 1/4, 7 + 1 यानी 8, 8/4 यानी क्या आ गया, सेकेंड। आप देखो सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पोजीशन, पहला था 1951, सेकंड आपका क्या आ गया, 1961 का ये डेटा, 1961 का ये डेटा, ये आपका क्या हो गया मालूम है, क्वार्टाइल 1। तो आपका क्वार्टाइल 1 क्या आ गया, दैट इज 43.9 करोड़ पॉपुलेशन, क्योंकि ये करोड़ में पॉपुलेशन दी गई है। कितना आसान था। फार्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, फार्मूला क्वार्टाइल 1 का क्या होगा, n+1/4। n कितने नंबर का आपको दिया गया है, 7 डिकेड्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7n है, तो 7 + 1/4 यानी 8/4 यानी सेकेंड। तो सेकेंड नंबर पे कौन आया, 43.9। अब इसी तरह से ढूंढो क्वार्टर 3। तो क्वार्टर 3 में जब हम बात करते हैं तो फार्मूला देखो, पहले फार्मूला लगा लेते हैं 3, n क्या आएगा अपना 7, हमने देखा था n जो था वो था 7 + 1/4, अच्छा 3 × 8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6, यानी आपका 6th जो नंबर होगा, आप देखो इसमें 6th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये 6th नंबर आपका ये आ गया, इसको हमने बना दिया क्वार्टाइल थर्ड। तो क्वार्टाइल थर्ड क्या आएगा, 102.7 करोड़ का पॉपुलेशन, ये आपको मिल गया। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वार्टर 3, दैट इज हमको मिला 2001 का पॉपुलेशन 102.7, ये हमारा क्वार्टर थर्ड का पॉपुलेशन। तो देखो कितना इजीली हमने क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उन्होंने टेक्स्ट बुक में आपको क्या बोला है कि फाइंड द क्वार्टर 3, यानी क्वार्टर 1 नहीं दिया, लेकिन किसी किसी कॉलेजेस में वो क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 दोनों दे देते हैं। 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम दे दिया तो ये भी आसान हो जाता है। देखो 4 मार्क के लिए कितना आसान हो गया। या समझो किसी कॉलेज में Q1 दे दिया क्वार्टाइल 1, किसी कॉलेज ने क्वार्टर 3 दे दिया, जो भी दे भाई आसान है, इजी है, फार्मूला तो आसान है। या 2 मार्क के लिए कोई एक क्वार्टाइल और 2 मार्क के लिए वो बोलेंगे इसी टेबल को डायग्राम में कन्वर्ट करो। तो चलो करके देखते हैं डायग्राम में कन्वर्ट, बहुत आसान हमारा है। तो चलो करके देख लेते हैं डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना भी हमारे लिए बहुत इजी है। क्योंकि कैसे भी दे, हमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th में ये आपकी शुरुआत है। ऐसे टेबल्स हमें 11th और 12th दोनों के टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यानी हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो करके देख लेते हैं हम लोग प्लेन। देखो सेम प्लेन मेरा बोर्ड है और इसी प्लेन पे हम लोग इसी डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, अब इस एक्स एक्सिस पे मैं क्या दिखाऊंगी, ये मेरा जो ईयर है, ये मैंने ईयर को दिखा दिया। ओके, अब इस ईयर पे मैं रैंडमली ले रही हूँ, लेकिन आप जब अपने
रजिस्टर में ड्रॉ करोगे तो आपका गैप बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म। समझो 1.5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, जितना गैप आपको कंफर्टेबल लगे आप अपना स्केल से गैप ले लेना। अब जैसे 1951 पहले, देन 1961 दूसरा लिया, 1971 तीसरा लिया, 1981 चौथा लिया, 1991 मैंने फिफ्थ ले लिया, 2001 मैंने सिक्स्थ ले लिया और नेक्स्ट ले लिया लास्ट 2011। 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। देखो ईयर मैंने दिखा दी। ओके, अच्छा अब इधर आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, आपकी पॉपुलेशन, उसको दिखाना है। चलो उसको भी दिखा लेते हैं, बहुत आसान है, इजी है, हम इजीली दिखा सकते हैं। अब देखो मिनिमम 36 से चालू हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है 121, लेकिन पॉइंट का तो टेंशन आप लेना ही मत, अप्रॉक्स निकालना है, कोई एक्यूरेट ग्राफ पे आपको नहीं निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 36 से चालू है, 121 पे है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 10-10 का गैप ले रही हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। चलो हमने 10-10 का गैप ले लिया। आपके रजिस्टर में लाइंस तो है ही है, एक एक लाइन पे 10-10 का गैप ले लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो 1 बाय 1 हम लोग प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। देखो 1951 में हमारा क्या है, 36.1। तो देखो 1951 में 36 यानी अप्रॉक्सीमेटली आप बीच में इस तरह से ले लो, हमने फर्स्ट पॉइंट इधर ले लिया। ओके, यानी 30 और 40 बीच में 36 हमने 1951 पे फर्स्ट डॉट हमें मिल गया। दूसरा है 1961 जिसमें 43.9 माने लगभग 44। तो 1961 में लगभग 44 के करीब अगर मैं आती हूँ तो ये मेरा सेकंड, यहाँ पे सेकंड डॉट मिल गया। ओके, अच्छा अब चलते हैं आगे। 1971 में 54.8 यानी 55, 1971 में 55। तो चलो यहाँ पे आपका ये 55 एक और डॉट मिल गया। चलो देखो ऐसे कितना आप स्केल रखो और अप्रॉक्सली आप लेते आओ। अच्छा उसके बाद 1981 में 63, तो 63 फिर हम लोग आ जाएंगे। तो 1971 में 63, तो हमें एक और डॉट मिल गया। चलो और बढ़े आगे। देन 1991 में 84.6 यानी 85 की तरफ हमने अप्रॉक्स ले लिया 85। तो 1991 इस तरह से हमने लिया, तो ये एक और हमें फिगर मिल गया। देन 2001 में 102.7 यानी 103 ले सकते हो। 103 लगभग यहाँ आपका आ गया 103, और ये 2001 तो ये यहाँ जाके आपस में टकराए। चलो ये पॉइंट हो गया। लास्ट 2011 में भैया जी कितना है, 121। तो चलो 121 पॉइंट समथिंग, तो 122 यहाँ आके टकरा गए। चलो अब हमारे ये सब पॉइंट्स रेडी हो गए साथ के साथ। तो चलो अब आप स्केल लो और स्केल लेके इसको ज्वाइन करो, या स्केल नहीं भी लिया ऐसे कर्व शेप में है तो फ्री हैंड के साथ आप ज्वाइन करो। देखो ये मिल गया ना, ये पता है ये आपको क्या मिला, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। क्या है ये, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। देखो ये पॉपुलेशन बढ़ती गई ना, क्योंकि जैसे जैसे आपका हर डिकेड आता गया पॉपुलेशन आगे 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 बढ़ती गई। तो देखो ड्रॉ करना भी कितना आसान था भाई, आसानी से हो जाएगा और फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चाहे वो डायग्राम दे, इस पे 2 मार्क्स है, इस पे 2 मार्क्स है। इसको आपको एक्स एक्सिस पे लेके आना है, ईयर दिखाया, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन दिखाया, और वो पॉपुलेशन किस में है, इन करोड़्स, वो करोड़्स में पॉपुलेशन है जो आप 10-10 का गैप में दिखाओ। और वो 10-10 में आप इस पॉइंट से डरना मत,
कि भाई ये 36.1 है, 43.9 है, तो मैडम ये कैसे करें? कोई बड़ी बात नहीं भाई, अप्रॉक्सी लिखो, हम थोड़ी मेजर ऐसा देखेंगे, बस देखेंगे आपने इस पूरे ग्राफ को अपवर्ड ट्रेंडिंग दिखाया, बस हम वो देखेंगे। आपने बराबर प्लॉट किया, बस वो जजमेंट करेंगे। एग्जैक्टली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, बच्चे सोचते हैं हमको ग्राफ पे करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, आपको ग्राफ पे नहीं करना है, ऐसे ही प्लेन पेपर पे आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो 2 मार्क के लिए आप क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, अगर दोनों पूछा तो 4 मार्क तो इधर ही आपका 4 मार्क्स का हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ कॉलेजेस में क्वार्टाइल 1 दिया फिर डायग्राम दिया, या क्वार्टाइल 3 दिया फिर डायग्राम दिया। तो ऐसे डायग्राम भी ये एक इनोवेटिव है, थोड़ा अच्छा लगता है, हम करते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारे इस 6th चैप्टर के फुल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने 1 बाय 1 किया। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.